हेलो गाइस। तो लास्ट के 30 डेज़ बचे हैं जेपीएससी जेट एग्ज़ामिनेशन का। बात करेंगे हम लोग कि हम लोग इसकी तैयारी को अब किस तरीके से अंतिम रूप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करते आ रहे हैं और डेट भी अनाउंस है कि 26 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एक मंथ है यहाँ से हमारे पास में। तो अब इस एक मंथ में हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। ऐसा स्ट्रैटेजी हमको बनाना है कि हमको मेरी सिक्योरिटी बढ़ जाए। ठीक है, देखो लास्ट का जो मंथ होता है ना, ये डिसाइडिंग मंथ होता है कह सकते हैं। ठीक है, आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं, तो अब आपका लास्ट का मंथ किस तरीके से रहा है वही आपको कॉन्फिडेंस देता है। उसी से आप जो है जा कर के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी होगा, एक हमारे पास में शेड्यूल होना चाहिए अब पढ़ने का। ठीक है, थोड़ा लगना पड़ेगा। मतलब अगर आपके माइंड में ये सेट है कि नहीं हमको ये एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना है, ठीक है, तो आप कर लेंगे। उसके लिए आप शेड्यूल बनाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, मेहनत करेंगे, इफ़र्ट्स करेंगे तो आपसे हो भी जाएगा। तो स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे पास में कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग स्पेशली मैथ्स की बात करें, चूँकि मैं यहाँ पे मैथ्स आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैथ्स के लिए ही मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे पेपर को देख लेना। तो हम लोग बात करें अगर, तो हमको जो एग्ज़ाम देना है वो देना है हमको 150 मार्क्स का, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें 50 मार्क्स जो है वो कह सकते हो रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, फिर वो ग्रुप डेटा वगैरह वाला क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड कुछ आप जो है मार्केट का बुक से लेकर के पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप पहले से भी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत उसका आइडिया हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड रहता है, तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ आपका कंप्यूटर से रहेगा, डाटा एनालिसिस से रहेगा, मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक्स से रहेगा, तो ये सब को करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है 100 क्वेश्चन को करना। ठीक है, और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, बट ये एग्ज़ाम है, आप देख रहे हो कि जैसे कि प्रोफेसर के लिए है, तो इसमें एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन आएगा। सीएसआईआर नेट का जो लेवल है वहाँ तक। ठीक है, हाँ, लेकिन सीएसआईआर नेट के पैटर्न पे नहीं आएगा, इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। ओके, तो अब हमको ये जो 100 क्वेश्चन है ना, जिसके लिए हमारे पास में कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है, तो उसका तैयारी आपको इस तरीके से करना है कि आप समझ लें कि आपको पीजी से लेकर के इंटर साइंस तक, ठीक है, आपको सारे ही पोर्शंस को अच्छे से रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई फार्मूला स्किप हो जाए या आपके दिमाग में ना हो, क्योंकि हम लोग पीजीटी में भी देखे थे कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ दिया जाता है। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि जेट के एग्ज़ाम में भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कह सकते हैं। ठीक है, 12th क्लास लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको याद रहना चाहिए और आपको कम टाइम में वो बन जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन तो ठीक है ग्रेजुएशन से होगा, कुछ फिर आपको पीजी से भी होगा, लेकिन मोस्टली आपका ग्रेजुएशन से होगा, क्योंकि ये एमसी ये जो है एक तो आपका ओएमआर पे हो रहा है। ठीक है, तो ओएमआर पे हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा सीएसआईआर नेट का ग्रुप बी का सेक्शन होता है, उस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। ग्रुप सी का क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा एग्जाम्पल एलिमिनेट करके सारे ऑप्शंस को 1 to 1 चेक करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं रहेगा। डेफिनेटली 1 ऑप्शन करेक्ट वाला ही क्वेश्चन आना है, ये सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो सीएसआईआर नेट ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है, आईआईटी जैम का जो लेवल है, ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। तो अब हमको जो है ना, जो तैयारी रखनी है उसमें हमको वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लास्ट के मंथ में कि हम जो है प्रॉपर रिवीजन रखें। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने के लिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूं। और प्रैक्टिस के लिए आप भी जो बुक वगैरह लिए हैं या आपके पास में क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आप उसको बनाते रहेंगे। ठीक है, तो रिवीजन प्रॉपर होगा, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ ना मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन भी करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत टाइम नहीं हुआ है, आपका जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तो उसका बहुत टाइम आपको नहीं मिला है, तो इसलिए मुझको नहीं लगता है कि आप बहुत जो है, चूँकि एक लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है। अगर हम लोग देखें
तो पीजी से लेकर के इंटर तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक एक लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और भाई कोई सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर रहिए कि आपको कहीं से भी मैथ का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि सबको आपने कवर किया होगा ये मुझको नहीं लगता है। तो इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ साथ ना आप कुछ ना कुछ ऐड करते जाइए, कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उसको भी आप जोड़ते जाएंगे। इस तरह का आप प्लानिंग करेंगे, इस तरह का आप शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर लगाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ मतलब आपको अगर टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने भी आपको प्रोवाइड कराया है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ से आपको आइडिया होता है कि आप किस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जो है आपका रिच अभी तक कहाँ तक है, ठीक है। फिर जो उसमें कमी है उसको पूरा करने का आपके पास में मौका रहता है। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और साथ में कुछ ना कुछ पोर्शन आपको ऐड करता जाना है। अब ये जो पोर्शन आपको ऐड करने हैं उसके लिए मैं आपको कुछ मेन पोर्शंस बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से मेन पोर्शंस हैं। देखिए याद रखिए कि 100 क्वेश्चन जो आना है तो ये मैथ्स में कहीं से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मेन पोर्शंस को ये कभी भी स्किप नहीं करेंगे। उन मेन पोर्शंस से आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन एंड ऑन एवरेज कम से कम, ठीक है, और 12 से 15 क्वेश्चन मैक्सिममली पूछा जरूर जाएगा, जैसा मेरे को लगता है, ठीक है। जो भी हमारा मेन पोर्शन है जो कि हम लोग बीएससी में एमएससी में पढ़ते हैं उससे, तो आपको उसको एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। और अगर आप उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको आप ऐड करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलो पहले आपको मेन पोर्शन बता देता हूँ कि कौन कौन सा मेन पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फिर मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ इस पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मेरा क्या सपोर्ट रहेगा आपकी तैयारी में। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मेन पोर्शंस की बात करें तो डेफिनेटली जो है जो मेन स्ट्रीम बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ठीक है, सब ग्रुप्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, उसमें जो लैग्रेंजेस का थ्योरम है, ठीक है, जो साइलोस का थ्योरम है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। ग्रुप्स में भी जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जैसे साइमेट्रिक ग्रुप हो गया, अल्टरनेटिव ग्रुप हो गया, क्लिंस ग्रुप हो गया, डाइहेड्रल ग्रुप हो गया, तो ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं एग्जाम में, तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, क्लास इक्वेशंस आना चाहिए, रिंग के बारे में ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम लोग बात करें जेट एग्ज़ाम लेवल के, ठीक है। तो फील्ड्स और फील्ड एक्सटेंशन, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ना ये अच्छे से आपको आना चाहिए। और मैंने ये सब कुछ आपको कोर्स में भी दिया है, डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा और बहुत अच्छा फीडबैक है। जो भी पढ़े हैं उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से समझ में आया, पहले जो कुछ वो नहीं जानते थे अब उनका वो क्लियर हो गया है, ठीक है। स्पेशली फील्ड एक्सटेंशन वगैरह में जो कन्फ्यूज़न था बहुत अच्छे से उनका क्लियर हुआ है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे बच्चों का ग्रुप वगैरह तो अच्छा रहता है बट रिंग डोमेन फील्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसको आपको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है CSIR नेट लेवल पे। तो डेफिनेटली ये जेट पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, इस पर आपको ध्यान देना है। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लेके चलिए 10 से 12 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है, मिनिममली। तो भाई बड़ा पोर्शन है, इसको आप करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हम लोग देखें लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा अगेन मेन स्ट्रीम बुक होता है हमारा, ठीक है। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, डिपेंडेंसी, लीनियरली इंडिपेंडेंसी वगैरह, ठीक है, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्राइसेस, आइगन स्पेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेबिलिटी, इन्वर्स, सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। तो ये सब सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पक्का आना ही चाहिए, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा भी अगर आपका अच्छा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी मेन स्ट्रीम बुक है, ये मिनिममली जो है ना आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर दिलाएगा, ठीक है। तो भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का जो बड़ा एग्जाम है ना इसमें 100 आउट ऑफ 100 जो है का रिच नहीं होता है जनरली, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो वो अलग चीज़ है। अब आप पीजीटी के नॉर्मलाइजेशन पे मत चले जाइएगा कि वहाँ पे तो 300 में 300 मार्क्स आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं जानता हूँ, मैंने जो ट्रिक बताया था वो वहाँ पे काम किया था। वो चूँकि सीबीटी पर का एग्ज़ाम था, कंप्यूटर पे होता था, तो मैंने एक बच्चे को बोला था कि आप जो नहीं जानते उसको छोड़ देना, ठीक है। तो वो ऐसा ही करके आए थे, जो नहीं जानते थे उसको छोड़ दिए थे, ठीक है। तो उनका 298 पॉइंट कुछ आया है मार्क्स, ठीक है, जबकि वो बहुत सा क्वेश्चन छोड़े थे। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का एक अलग फैक्टर फार्मूला होता है जहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बट ये चूँकि आपका होने वाला है जो पैटर्न है हम लोगों का वो OMR का पैटर्न है, तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सारा अटेम्प्ट करेंगे, इस पर वो सब मैटर नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये जो मेन स्ट्रीम बुक है इसका क्वेश्चन आप करिए बढ़िया से, ठीक है, ये सब स्किप मत कीजिएगा। और 100 आउट ऑफ 100 तक जो है बात नहीं जाएगी जिनका मेन स्ट्रीम पोर्सन अच्छा रहेगा, ठीक है, जो बहुत ऊपर तक
सही से क्वेश्चन करेंगे, सटीक करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ में करेंगे, उनका चांसेस हमेशा रहता है, इस बार भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ओके अच्छा, फिर नंबर 3 हमारा मेन बुक आ जाता है रियल एनालिसिस या कैलकुलस बोलो, जिसमें फंक्शन ऑफ 1 and 2 वेरिएबल, ठीक है, उसका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, इंटीग्रेशन, टेंजेंट, नॉर्मल्स, कर्वेचर्स, ठीक है। और क्लास 12 का पोर्शन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, चूँकि कैलकुलस आपका क्लास 12 से ही पकड़ बना लेता है ना, डोमेन पूछ सकता है आपसे, रेंज पूछ सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, हमेशा यूज़ में आता है। ग्राफ से जो बहुत सारे हमारे रिजल्ट निकलते हैं उससे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, रीमान इंटीग्रेशन वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ है आपका सेट्स भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है, ओपन सेट, क्लोज सेट, ओके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, काउंटेबिलिटी वगैरह भी इसमें आ जाएगा, तो रियल एनालिसिस का ये पोर्शन भी आपको अच्छे से देखना है। ये सारा चीज़ मैंने आपको दिया है, ठीक है। अगर आपने इनको किया होगा अच्छे से, कोर्स में इंक्लूड था, तो डेफिनेटली ये सब में आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, फिर क्या है जी, नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को मिला के चले तो दोनों का ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कंप्लीट एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ 1 ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, और ये आपका जो है CF जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, चारपिट्स लैग्रेंजेस का जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पैराबोलिक, इलिप्टिकल या हाइपरबोलिक इक्वेशंस को जो कंफर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप पढ़े हैं, ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से रिकॉल कर लेना है, ओके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन, दैट मीन्स कुशी-रीमा इक्वेशन, सिंगुलरिटीज़, ठीक है, सिंगुलरिटीज़ के जो टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, पोल वगैरह होता है, ठीक है, रिमूवल सिंगुलरिटी वगैरह, फिर इसमें आपका जीरोज़ भी आ जाएगा, ठीक है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, मैपिंग्स वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट है। छोटा बुक है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा पोर्शन, मतलब कि आप देखोगे ना कि 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक ये कभी कभार दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक अच्छा कह सकते हो कि जोन है जहाँ से जल्दी क्वेश्चन करके आप निकल जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स में तो प्रोबेबिलिटीज से आ सकता है आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 12th क्लास के जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, बायस थ्योरम से क्वेश्चन आप देख सकते हो वहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख सकते हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। इस तरीके से आप LPP वगैरह भी देख लेना, बट ये मेरा जो है ना, जो मैंने आपको दिया, ये आपका मेन स्ट्रीम बुक है, ठीक है, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, ठीक है। कह सकते हो कि 65 to 70 क्वेश्चन इधर से यहाँ तक चला जाएगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है, 12th 11th के टच से होगा, ठीक है। तो आपको उन सब के लिए तैयार रहना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो और अगर आपका कुछ अभी तक छूट रहा है उसको अगर आप ऐड करते जाते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको प्रॉपर रिवीजन करते जाते हैं बढ़िया से, ठीक है, और प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो भाई मुझको नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम निकालना आपके लिए मुश्किल होगा, बहुत ही ईजिली आप एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो आपको जो बनानी है उसमें आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन प्रॉपर होता रहे, रिवीजन का मीन्स के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आप इसमें करते जाओ, और एक आप टाइम निकालो जिसमें आपका जो कुछ छूट गया है, ठीक है, उसको ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये जो ऐड करना है तो ये जो मैंने आपको मेन अभी पोर्शंस बताए हैं इसी में से, ठीक है, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर बस आप फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह से ही आपको जो आइडिया मिलता है उन सारे क्वेश्चंस को आप पार्शियली भी करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारे जो मेन पोर्शंस हैं इनको आपको अच्छे से करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखो मेरा क्या सपोर्ट हो सकता है, तो मैं आपको अभी आप देखोगे कि मेरा यूट्यूब जो है ना, तो मैं यूट्यूब चैनल पे अब डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि पोर्शन वाइज, ठीक है, मेन पोर्शन वाइज जो है जो टेट के लिए इम्पॉर्टेंट MCQs हैं तो वो मैं आपको कराता चलूँ, ठीक है। तो कभी एब्स्ट्रैक्ट का, कभी लीनियर का, कभी रियल एनालिसिस का, कभी कॉम्प्लेक्स का, कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कभी प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, कभी ज्योमेट्री का भी मैं कुछ आपको बताऊंगा। तो मतलब मुझको जो इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है, तो मैं वो MCQs आपको डेली बेसिस पे कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। डेली बेसिस पे अब आपको यूट्यूब पे जो है एक वीडियो आपको मिलेगा, तो आप जब भी उस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपसे बनेगा,
कि आप रिवीजन पर्पस से भी उसको करेंगे ना, कि आपने उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो पहले आप उसको ट्राई कीजिए, फिर देखिएगा। इस तरीके से आपको मेरा ये वीडियो सपोर्ट मिलेगा। तो एक तो मेरा जो है वीडियो यूट्यूब वीडियो सपोर्ट से डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चंस कराते चलूँ, ठीक है। 12-15 जो भी क्वेश्चन होता है डेली बेसिस पे मैं आपको कराते चलूँगा, तो आपको एक वहाँ पे प्रैक्टिस होगा। दूसरा ये कि जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, तो टेलीग्राम के चैनल के थ्रू जो है मैं आपको डेली आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पीजीटी में दिया था, तो मैं आपको डेली वहाँ पे क्वेश्चंस डालूंगा, 8 से 10 क्वेश्चन डेली डालने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आप वहाँ से क्या करेंगे, उसको आप बनाएंगे, ठीक है, और बनाने के बाद आप देखेंगे मैं आंसर भी डाल दूँगा, ठीक है, कि क्या आंसर किसका करेक्ट है। वहाँ पर सोल्यूशन डालना तो मुश्किल होता है, ठीक है। आप जस्ट ये आपके प्रैक्टिस पर्पस से होगा कि आप कितना क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं, आपसे कितना क्वेश्चन खुद से हो रहा है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे वीडियो के अभी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब मेरे टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा। ये पीजीटी के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प किया था बच्चों को, ठीक है, चूँकि वो अपडेट हो पा रहे थे डेली। आप भी कुछ पढ़ रहे हो, मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ना अलग अलग तरह का जब आप क्वेश्चन करते जाते हैं तो आपका माइंड खुलता जाता है, और जो कुछ चीज़ें दबी पड़ी हैं या आपने उसको नहीं देखा है अभी तक, वो भी आप देख पाते हो। तो ये आपको ये 2 बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो झारखंड में देखिए जो एग्ज़ाम होगा जेट का, इसको आपको लेके चलना है कि ये कई सालों के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है ना, वो इसी तरीके से डिज़ाइंड होगा, ठीक है, कि इसमें ज़्यादा कंपटीशन हो, ठीक है, जैसा मेरे को लगता है। तो बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे चूँकि पढ़े हुए हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो नेट क्वालिफाइड है वो तो नहीं देंगे, ठीक है, अगर वो भी देते हैं तो चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो ये चूँकि एक अलग पैटर्न पे हो रहा है, 150 क्वेश्चन है एक साथ, ठीक है, तो इसका एक अलग इंटरेस्ट है, तो हमको उसको नहीं देखना है, ठीक है। हमको ये देखना है भाई कि हमको एक सीट इसमें से चाहिए और वो हम ले लेंगे। अगर आप सटीक तैयारी करते हैं, जुड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी ईजी रहने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है, तैयारी को इन्जॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि इससे तुरंत नौकरी ही मिल जा रही है। इन्जॉय करते हुए पढ़ेंगे तो सीखेंगे। मेरा हमेशा से ही किसी भी एग्ज़ाम का जो फंडा होता है ना, वो यही होता है कि वो लर्निंग बेस्ड होना चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम भी हमको सिखाता जाए, ये मेरा अपना हमेशा रहा है एक फंडा। मतलब हम कोई एग्ज़ाम के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि भाई एग्ज़ाम के टाइम ही तो आदमी अच्छे से पढ़ता है, तो चलो इसी के बहाने कुछ सीख जाओ। तो अगर आप वो लर्निंग वाला रखेंगे स्ट्रैटेजी अपने अंदर कि भाई हमको कुछ गेन करना है, कुछ सीखना है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो 30 डेज़ है, पहले तो ये देखो मैं आपको श्योर नहीं करूँगा कि भाई उसी डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ के झारखंड का जीएसएससी जेपीएससी, बल्कि अभी ऑलमोस्ट आपको पता है हर जगह के एग्ज़ाम्स का वो डिले भी होता है, ठीक है। ओके, तो अगर आप लर्निंग वाला माइंडसेट से चलते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड भी करता है ना, तो आप सिर्फ पैनिक होकर के सबको पार्शियली पढ़ते जाएंगे, तो जो आपको नुकसान होता है कि 30 दिन के बाद भी आप वहीं पे होते हो, तो वो आपको नहीं होगा। अगर आप इस माइंडसेट से चलते हैं कि हमको कुछ सीखते हुए चलना है, मतलब एड ऑन पे भी आपका फोकस रहता है, तो इससे क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है तो आपको और टाइम मिल जाता है बाकी बचे हुए पोर्शंस को करने का। देखो एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होना ही होना है, ठीक है। और चलो मैं चाहता भी हूँ कि जल्दी हो जाए, तो आपको हेल्प करेगा जिनकी तैयारी अच्छी है। पर जिनकी तैयारी नहीं है तो उसके लिए और सबके लिए मैं यही बोलूँगा कि लेके चलिए। हो सकता है डेट एक्सटेंड कर जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसा वर्ल्ड का भी आप देख रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है, क्राइसिस वगैरह का भी चल रहा है, तो कुछ, लेकिन हाँ, अभी तक चूँकि डेट इन्होंने दिया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 को एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है पीजीटी में भी क्या हुआ था और सारे एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है, कभी भी डेट शिफ्ट कर जाता। तो वैसे में अगर आप लर्निंग वाला माइंडसेट से पढ़ते चलते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते हैं, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा पुश करता है, और ऐसे बच्चे ज़्यादा सक्सेस करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको आपको लेके चलना है, ठीक है। ओके, तो अब ये है कि अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो ठीक है, लेकिन अभी तक अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो मेरा वही रहता है, मैं पैनिक होने के लिए नहीं बोलता हूँ। 30 डेज़ भी भाई बहुत जो है मीनिंगफुल होता है। एक दिन आपको पता है कि आदमी 120 के स्पीड से पढ़ता है एग्ज़ाम्स जब क्लोज़ होते हैं, तो मतलब साल भर जो बच्चा पढ़ता है वो कभी कभार 1 महीना में भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो ऐसे में आप अपना देख लें कि आपका खुद का क्या कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपका मेन पोर्शन बहुत कुछ नहीं हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोर्स लेकर तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा जो कोर्स है, आपको पता है कि जेट का मेरा कोर्स भी है, तो उस कोर्स में अभी मैं ये आपको देने वाला हूँ ना कि मैं उस कोर्स को मैंने सिर्फ, जैसे मेरे पास में 6 मंथ का कोर्स था, तो वो आपको 5000 पड़ रहा था, ठीक है, कुछ डिस्काउंट होकर के
3500 में मिल रहा था, तो अभी आपको मैं जस्ट 3 मंथ का कोर्स दे रहा हूँ। हो सकता है डेट बढ़ जाए, इसलिए मैं 3 मंथ का कोर्स वहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 मंथ का कोर्स आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा, आप इसको ले जा करके, ठीक है। ये आपको जस्ट जो है ना वहाँ पे 1500 में मिलने वाला है, ठीक है। ये मैंने अभी डिस्काउंट करके एकदम मिनिमम रेट लगा दिया है 3 मंथ के लिए, कि भाई जो बच्चे नहीं किए हैं उनको ये हो जाए, ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये है कि प्लस उनको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ अलग से आपको पता है कि 500 का है, ठीक है, तो अलग से है, बट ये इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड मतलब 1500 रुपया में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा और कोर्स भी मिल जाएगा। तो कह सकते हो कि कोर्स आपको जस्ट 1000 रुपीज़ में मिल रहा है 3 मंथ के लिए। और भाई बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस कंटेंट से बच्चों ने CSIR नेट गोल किया है, अच्छे फीडबैक्स हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाएंगे, थोड़ा पढ़ पाएंगे अपने आप को थोड़ा टाइम दे करके, ठीक है। 30 डेज़ में तो ये पूरा नहीं होगा, लेकिन चलो जो आपका इस छूटा हुआ पोर्शन है उसको अगर आप करते हो तो बहुत ही अफेक्टिव प्रिपरेशन आप कर सकते हो। डेप्थ वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के साथ आप कुछ भी टफ से टफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। बहुत तरह का प्रैक्टिस तो वहाँ पे कराया गया है, बहुत तरह का मैंने आपको MCQs कराया, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप 3 मंथ के लिए 1500 का कोर्स ले लो, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अगर 1 मंथ से बेसी आपको टाइम मिलता है तो आपको वहाँ पर वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये अच्छा, जिनका तैयारी है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, ठीक है। जिनका सिर्फ तैयारी है तो वो ज़रूर टेस्ट सीरीज़ करके जाना है। ये मेरा कोर्स जो है जेट का टेस्ट सीरीज़ ये लगा हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ ये आपको वहाँ पे अभी 5 टेस्ट सीरीज़ लगा हुआ है, ठीक है। और मेरे को टाइम मिलता है तो 1-2 टेस्ट सीरीज़ उसमें ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। वो मेरे टाइम पे डिपेंड करता है, बट ये 5 टेस्ट सीरीज़ अभी जो लगा हुआ है फुल लेंथ, ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, एक आइडिया देगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और बाकी जो पोर्शन वाइज सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो पेपर 1 का मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड का भी सारा अलग अलग पोर्शन का वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश कंप्रहेंशन हो, चाहे ग्रुप डेटा एनालिसिस वाला केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो, हर तरह का सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया हुआ है, और मैथ्स के भी सारे पोर्शन के सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, तो ये तो हर एक को देना है, ठीक है। तो भाई 500 रुपया मत देखिएगा, बहुत लोगों को लगता है कि क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ठीक है। शुरू में ऐसा ही लगता है, लेकिन जो देते हैं उनको लगता है कि नहीं काफ़ी इफेक्टिव था। तो 500 रुपया नहीं देखना है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ तो सबको करके ही जाना है, एक बार ज़रूर करके जाइएगा, इसका बेनिफिट आप देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो दिया है तो वो अपना फीडबैक दे रहे हैं कि उनको काफ़ी हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो खैर मेरा वो पेड वाला सपोर्ट है, तो पेड वाला सपोर्ट आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फ्री वाला सपोर्ट ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे आपको जो वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, उससे आप डेली बेसिस पे तैयारी करते जाइए, ठीक है। और टेलीग्राम के क्वेश्चंस भी करते जाइए, सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे, थोड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, माइंड को थोड़ा रखेंगे ओपन, ठीक है, खुला हुआ रखेंगे कि भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। और भाई ये आपको ऐसे भी प्रोफेसर नहीं बना रहा, तो थोड़ा लाइट इसको दिमाग में लीजिएगा, ठीक है, कि मेरे लिए एक ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन सीरियस रहना है कंटेंट को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के डेफिनेटली आप ज़रूर गोल करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से लगिए, ठीक है। इसको हमको गोल करना ही है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।